हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उन सभी पेजों को कवर किया जाएगा जो एक न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडिटोरियल, सभी पेजों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं जिससे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। वाकई में जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी मतलब जो किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर लाइन है कि जो किस्मत है वो इंसान स्वयं बनाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे किस्मत भी आपका साथ देगी। यानी किस्मत जो है वो आपकी मेहनत को फॉलो करती है, न कि आप किस्मत को, और आपकी मेहनत किस्मत को फॉलो करती है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है किस्मत उसके पीछे पीछे भागती है कि मुझे इसके साथ जाना है क्योंकि ये मेहनत बहुत कर रहा है। इसलिए आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि किस्मत अपनी औकात समझे और आपके पीछे पीछे आए। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़ में तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है दूरी, यहाँ पर होगा दोहरी चाल। दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है चीन। राजनाथ को भारतीय सैन्य टुकड़ी पर गर्व है। और देश में 24 घंटे में 2 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है। सबसे पहले अपनी पहली न्यूज से शुरू करते हैं। दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है चीन। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अतिक्रमण को लेकर जारी तनातनी के बीच चीन दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है। सैनिकों को पीछे हटाने और सीमा विवाद को वार्ता से सुलझाने पर सहमत होने के बाद भी चीन एलएसी पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की खुराफात में जुटा है। सामरिक हलकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद एलएसी पर न केवल अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है बल्कि अनुचित तरीके से वहां अस्थायी ढांचे का निर्माण भी किया है। एलएसी पर लद्दाख के डेपसोंग इलाके में भी चीन सैनिकों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने से जानकारी के आधार पर सामरिक विशेषज्ञों का आकलन है कि एलएसी में गलवान घाटी के दोनों तरफ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी नजर आ रही है। इन तस्वीरों में कुछ ढांचे भी नजर आ रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि चीनी सैनिकों ने यहां अस्थायी निर्माण भी किया है। नेक्स्ट न्यूज है राजनाथ को भारतीय सैन्य टुकड़ी पर गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर 75वीं विजय दिवस परेड में 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी के शामिल होने से बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इस टुकड़ी में तीनों सेनाओं के जवान शामिल हैं। रूस में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट पर कहा कि 1941-45 के देशभक्तिपूर्ण युद्ध में सोवियत लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड में भाग ले रहा हूं। मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेना टुकड़ी भी इस परेड में भाग ले रही है। मॉस्को में आयोजित ऐतिहासिक विजय दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी भाग ले रही है। इस परेड में चीन की सेना ने भी हिस्सा लिया है। ध्यान रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नियंत्रण वाली भारतीय फौज ने उत्तरी और पूर्वी अफ्रीकी अभियान में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट न्यूज है देश में 24 घंटे में 2 लाख से अधिक लोगों की हुई है कोरोना जांच। देश में कोरोना संक्रमण के बाद से 23 जून तक 73.5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 2,15,195 नमूनों की जांच की गई है। आईसीएमआर के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने देश में कोविड-19 की जांच के लिए अब तक 1,000 प्रयोगशालाओं को अनुमति दी है। वर्तमान में प्रतिदिन 3 लाख नमूनों की जांच हो सकती है। जांच के लिए कुल 1,000 लैब में 730 सरकारी हैं और 270 निजी क्षेत्र की हैं। इसमें आरटी-पीसीआर लैब, टूनेट लैब और सीबीएनएटी लैब भी शामिल है। देश में जिन 5 राज्यों में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए गए हैं उनमें राजस्थान में
6,34,000, आंध्र प्रदेश में 5,62,000, कर्नाटक में 5,28,000, तमिलनाडु में 9,76,431, महाराष्ट्र में 8,23,775 लोगों की जांच की गई है। कोरोना मरीजों के मामले में बुधवार को दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और यहां पर लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मामले सामने आए हैं। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 माह बाद पहली मौत। अमेरिकियों की नौकरी, अमेरिकन जो हैं उनको नौकरी देने के लिए H1B वीजा को रोकना जरूरी था, ऐसा बोला है ट्रंप ने। और FATF ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में बरकरार रखा है। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 माह बाद पहली मौत। ऑस्ट्रेलिया में 1 महीने से भी अधिक समय के बाद कोविड-19 से मौत का पहला मामला सामने आया है। विक्टोरिया प्रांत में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 103 हो गई है। देश में 7,521 संक्रमित हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लोगों को जर्मनी के कुछ खास इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 20 मामले विक्टोरिया तथा 10 न्यू साउथ वेल्स के सामने आए हैं। क्वींसलैंड में लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन ने बताया कि और लोगों के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा है। राज्य में अब भी 141 लोग संक्रमित हैं और इनके संपर्क में आए 1,000 से अधिक लोगों का पता लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेंट हंट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किसी भी देश की तरह पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्होंने मेलबर्न निवासियों को सतर्क रहने को भी कहा है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए ऐसा करना जरूरी था, बोला है ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए ऐसा करना जरूरी था। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल में एक शासकीय आदेश के जरिए ग्रीन कार्ड जारी करने पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी। सोमवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए इस निलंबन की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। ट्रंप ने जब ग्रीन कार्ड निलंबन के आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मंगलवार को सैन लुइस, एरिजोना में पत्रकारों से कहा है, फिलहाल हमारा ध्यान अमेरिकियों को नौकरी देने पर है। अभी हम चाहते हैं कि नौकरियां अमेरिकियों को मिले। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा किस्मत आजमा रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट के कारण नौकरियां गंवाने वाले लाखों अमेरिकियों की मदद करने के लिए यह कदम अनिवार्य था। नेक्स्ट न्यूज है, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा बरकरार। वैश्विक आतंकवाद के वित्तीय निगरानी संगठन FATF ने बुधवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना कायम रखा है। लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए वित्तीय मदद करने के लिए में कोई कमी नहीं लाने के बावजूद पाकिस्तान फिर से काली सूची में जाने से बच गया है। अधिकारियों के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते बुधवार को FATF की ऑनलाइन बैठक चीन की अध्यक्षता में हुई है। FATF, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, की तीसरी और अंतिम बैठक में यह फैसला लिया गया है। अगली बैठक बुधवार को होनी है, जब तक के लिए पाकिस्तान ग्रे सूची में बना रहेगा। ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज हैं हमारे लिए। पहला है कि पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। दिल्ली में डीजल की कीमत लगभग 80 रुपये पहुंच गई है और पेट्रोल भी लगभग 80 के आंकड़े पर है। दोनों में सिर्फ 12 पैसे का अंतर है। दूसरी न्यूज़ है, KYC के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है कस्टमर को। ऐसा क्या होगा, अब ये इस न्यूज़ में देखेंगे। और तीसरी न्यूज़ है, 20,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की गई है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं।
पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है डीजल। पिछले 18 दिनों से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने ग्राहकों को ऐसा मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जो कल्पना से परे था, और उसे अब नतीजे भी साफ दिखने लगे हैं। बुधवार को तेल कंपनियों ने डीजल की खुदरा कीमत में 48 पैसे की वृद्धि की, तो दिल्ली में इसकी कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई। यह पेट्रोल की खुदरा कीमत से 12 पैसे प्रति लीटर ज्यादा है। बुधवार को पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया गया। देश में पहली बार किसी क्षेत्र में डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा हुआ है। देश के दूसरे हिस्से में पेट्रोल व डीजल के बीच वैसे भी अभी 5 से 8 रुपए प्रति लीटर का अंतर है, लेकिन 6-7 वर्ष पहले यह अंतर 30 से 34 रुपए का हुआ करता था। नेक्स्ट न्यूज है, केवाईसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। वित्त मंत्री सभी बैंकों में वीडियो आधारित केवाईसी सॉल्यूशन लागू करने की तैयारी में है। ऐसा करने पर नो योर कस्टमर के लिए कागजात देने या वेरिफिकेशन कराने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। वित्त मंत्रालय निकट भविष्य में सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री सॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही अंतर मंत्रालय फिनटेक कमेटी इस प्रकार के तकनीकी बदलाव के पक्ष में है। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ काम हो रहा है। हर महीने इस कमेटी की बैठक होती है। कोविड-19 के काल में सरकार शारीरिक दूरी जैसे मानकों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव के राजा रमन के मुताबिक फिनटेक कमेटी इस प्रकार के वीडियो आधारित केवाईसी सॉल्यूशन लाने पर काम कर रही है। इसके तहत बैंक कर्मचारी की मौजूदगी के बगैर रियल टाइम बेसिक पर केवाईसी का काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, 20,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए के सहायक कर्ज की योजना लॉन्च की है। इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत उन कंपनियों के प्रमोटर्स को सहायक कर्ज मुहैया कराया जाएगा जिनका परिचालन तो हो रहा है, लेकिन जो फंसे कर्ज यानी एनपीए में तब्दील हो चुके हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, देश के मिजाज के खिलाफ खड़े हैं राहुल। कांग्रेस के पतन की जो प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी उसे राहुल गांधी ने और तेज कर दिया है। वो भारतीय सेना के खिलाफ, मतलब एक तरीके से जब वो केंद्र के खिलाफ आरोप लगाते हैं और सैन्य कार्रवाई के खिलाफ, तो एक तरीके से वो सैन्य अब भारतीय सेना पर किसी न किसी तरीके से उंगली उठाते हैं, जो खुद कांग्रेसियों को नहीं पसंद है। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ ही दीजिए, और आम जन जो कि इस समय भारतीय सेना के साथ खड़ा है उसे भी पसंद रास नहीं आ रहा है। और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह ने। दूसरा आर्टिकल है, आपातकाल से सबक लेने का अवसर। यूरोप के अधिकांश देशों में पिछले 75 वर्षों से विजय दिवस बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। यह विजय दिवस जो है वो आपातकाल जो लागू हुआ था उसकी वजह से मनाया जा रहा है, यानी कि उसके 45 साल जो पूरे हुए हैं, ये आपातकाल एक सबक लेने के लिए है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है जेडीयू नेता और आपातकाल में जेल जा चुके केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, कोरोना पर अंकुश। देखिए, संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना अब 2 लाख लोगों की जांच हो रही है, तो उससे अब कोरोना पर अंकुश भी जल्दी ही पा लिया जाएगा, लेकिन अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। देश के मिजाज के खिलाफ खड़े हैं राहुल। आपको जब भी लगेगा कि कांग्रेस अब और नीचे नहीं गिर सकती, उसी समय वह आपको गलत साबित कर देगी। यह एक लकवाग्रस्त, नेतृत्व विहीन और दिशाहीन पार्टी हो गई है। इसके नेता के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं है। आजादी के बाद से यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर
प्रमुख विपक्षी पार्टी सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी अलग थलग दिख रही है। सोनिया और राहुल गांधी देश की सरकार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसी कांग्रेस आजादी के आंदोलन की वारिस तो नहीं हो सकती है। कारगिल युद्ध के समय भी कांग्रेस का यही रवैया था। वह तब भी ऐसे ही प्रश्न पूछा करती थी, ऐसे आरोप लगाया करती थी जिससे हमारी फौजों का मनोबल गिरे और दुश्मन का हौसला बढ़े। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का डीएनए ही बदल गया है। वह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। इसमें राष्ट्रहित प्राथमिकता नहीं है। आश्चर्य यह है कि दलगत हित भी दरकिनार कर दिया गया है। भाजपा तो कांग्रेस की विरोधी है, इसलिए कांग्रेस के बारे में उनकी राय को किनारे रख दिया जाए। प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में उनकी सहयोगी डीएमके और एनसीपी सहित बाकी विपक्षी दल प्रधानमंत्री के सरकार के साथ खड़े दिखे। यहां तक कि हर बात पर मोदी का विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने भी दलगत राजनीति परे रखकर राष्ट्रहित के साथ खड़े होना बेहतर समझा। राजनीतिक रूप से सबसे परिपक्व रुख बसपा प्रमुख मायावती का रहा। शरद पवार ने तो परोक्ष रूप से राहुल गांधी को झिड़क ही दिया, पर इन बातों से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस मुद्दे पर जीवाश्म बन चुके वाम दलों के साथ खड़े हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी उस पंचशील की बात कर रहे हैं जो नेहरू के समय शुरू हुए और उनके जीते ही खत्म हो गए थे। व्यंग्यकार शरद जोशी ने 4 दशक पहले लिखा था कि कांग्रेस अमर है, वह मर नहीं सकती, उसके दोष बने रहेंगे और गुण लौट लौट कर आएंगे। जब तक पक्षपात, निर्णयहीन ढीलापन, दो मुहा, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, सस्ती आकांक्षाएं और लालच कायम है, इस देश में कांग्रेस को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। चीन से सीमा विवाद और कोरोना काल में राहुल के राफेल अवतार की वापसी हुई है। राफेल पर उनकी राजनीति और सार्वजनिक जीवन की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। अब फिर वह अपनी उसी रूप में मैदान में है। उस समय उन्हें सत्ता में पहुंचाने का सपना दिखाकर उनके विद्वान सलाहकारों ने कहा था कि डटे रहो, बस मोदी गिरने ही वाले हैं। राहुल परस्पर विरोधी बातें एक साथ कर रहे हैं। बाहर बोलते हैं कि मोदी कायर है, अंदर बोलते हैं कि उनकी पार्टी के नेता मोदी से डरते हैं। आलम यह है कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, सहयोगी दल साथ नहीं दे रहे हैं और बाकी विपक्षी आने को तैयार नहीं है। फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब पूरे देश में चीनी विरोधी माहौल है तो राहुल प्रधानमंत्री के विरोध में क्यों खड़े हैं। वह और कुछ नहीं तो शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने पर जो हुजूम खड़ा है उसे ही देख लेते। यह हुजूम देखकर कोई भी जमीनी नेता समझ जाएगा कि देश की भावना क्या है। नेक्स्ट है कि आपातकाल से सबक लेने का अवसर। यूरोप के अधिकांश देशों में पिछले 75 वर्षों से विजय दिवस परेड उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह विजय दिवस दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर वर्ष मई माह में हिटलर के जुल्म से त्रस्त देशों के विभिन्न कार्यक्रम नवा जीत पर आधारित फिल्मों, नुक्कड़ नाटकों आदि के जरिए जुल्म जातियों के किस्से प्रचारित किए जाते हैं। कोरोना संकट के कारण इस बार कोई भव्य आयोजन नहीं हो पाया है। फिर भी फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, नीदरलैंड आदि में जुलूस निकाले गए। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को विशाल बहुमत मिला। विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता इंदिरा लहर में पराजित हो गए। इंदिरा गांधी रायबरेली में समाजवादी नेता राजनारायण को पराजित कर विजय रही। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को चुनौती दी। याचिका में भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाने, स्वामी अवैतनानंद को 50,000 रुपए घूस देकर उम्मीदवार बनाने, वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करने, डीएमएसपी की मदद लेने, मतदाताओं को शराब, कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के आरोप लगाए गए। इस मुकदमे की सुनवाई के बीच देश नित नए घटनाक्रमों का साक्षी बनता रहा। तब समूची कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी का पर्याय बन चुकी थी। इसी दौरान गुजरात के छात्रों ने महंगाई के विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन चलाने की रूपरेखा तैयार कर एक मंच को जन्म दिया। गुजरात के छात्र बड़ी फीस और राज्य में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लामबद्ध हो गए। विरोध प्रदर्शन और सभाओं के बड़े आयोजन ने
सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। प्रशासन का कामकाज लगभग ठप हो गया। अप्रैल 1974 में बिहार के छात्रों ने अब्दुल गफूर सरकार के विरुद्ध छात्र युवा संघर्ष समिति बनाई। आंदोलन तेज कर दिया गया। नौजवानों के आंदोलन को नई दिशा तब मिली जब जयप्रकाश नारायण ने भी उसे समर्थन दे दिया। 12 जून 1975 को गुजरात चुनाव के नतीजे विपक्ष के पक्ष में आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा समाचार इलाहाबाद से यह आया कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्टाचार अपनाने का दोषी मानकर उनके चुनाव को अवैध घोषित करने के साथ ही उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित कर दिया। इसके बाद इंदिरा ने हिटलर के रास्ते जाने का फैसला कर डाला। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से भीड़ जुटाई जाने लगी और इंदिरा गांधी ने तो देश नहीं जैसे नारे सुनाई देने लगे। जेपी के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग कर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। 25 जून को रामलीला मैदान में रैली की घोषणा की गई, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया। बगैर संसाधनों के भी रामलीला मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनसंघ नेता मदन लाल खुराना ने सभा का संचालन किया और इसमें केसी त्यागिया ने मुझे भी साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जेपी ने अपने ओजस्वी भाषण से सिविल नाफरमानी की घोषणा कर डाली। 25 जून की रात ही श्रीमती गांधी ने आंतरिक सुरक्षा के खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, पीलू मोदी, बीजू पटनायक आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली गिरफ्तारी चंद्रशेखर की थी, जो कांग्रेस में रहते हुए श्रीमती गांधी और जेपी के संवाद में हिमायती थे। लोकतंत्र समाप्त हो गया और जेल के भीतर बाहर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार होने लगा। इस दमन चक्र से मुक्ति तब मिली जब 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। लेकिन 25 जून 1975 का स्मरण इसलिए किया जाना चाहिए कि ताकि देश तानाशाह प्रवृत्तियों को लेकर सावधान रहे और आपातकाल की पुनरावृत्ति न हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना पर अंकुश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच यह राहत की बात है कि संक्रमण का पता लगाने के लिए अब रोजाना 2 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। यह सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि कोशिश यह की जानी चाहिए कि टेस्ट की संख्या और अधिक बढ़े। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह भी है कि इसके बारे में पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनने कि किसकी जांच होनी है और उसके पश्चात किसे घर पर क्वारंटाइन होना है, किसे अस्पताल में भर्ती होना है। अभी भिन्न भिन्न राज्यों के अलग अलग नियम बना रखे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली में अलग अलग व्यवस्था है और उसे सटे एनसीआर के इलाकों में अलग। जैसा इस बात को महसूस किया गया है कि दिल्ली एनसीआर को कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति बनाना चाहिए, वैसे ही यह भी समझा जाना चाहिए कि सारे देश की रणनीति एक जैसी होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही आईसीएमआर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके या उसके दिशा निर्देशों पर अलग अलग तरीके से अमल ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों के बीच केवल भ्रम ही नहीं फैलता बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यह परेशानी कई बार मानसिक तनाव का कारण भी बनती है और स्वस्थ तंत्र भी बदनामी का कारण बनता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है बीसीसीआई से लिखित आश्वासन चाहता है पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि वह बीसीसीआई से लिखित आश्वासन ले कि उसकी टीम को भारत में 2021 टी20 विश्व कप और 2023 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में खेलने के लिए वीजा हासिल करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा कि अब हम इस तथ्य को भी देख रहे हैं कि भारत में 2021 और 23 में आईसीसी विश्व कप की मेजबानी की जानी है और हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से कहा है कि हमें बीसीसीआई से लिखित आश्वासन दिलाएं कि हमें वीजा हासिल करने में और भारत में खेलने की मंजूरी के संबंध में किसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि वह बीसीसीआई को कहे कि वह
अगले कुछ महीने में अपनी सरकार से आश्वासन हासिल कर ले। तो ये आज का यानी 25 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।